नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, बात कर रहे हैं शिक्षा भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की बात करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पेपर एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द करवाइए और पार्ट वाइज करवाइए। तो आज से हम बाल विकास के आपके पार्ट वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शुरू कर देते हैं। अदर क्लासेस की आपकी प्रैक्टिस सेट मैथ्स पेडागोजी की कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो बेल आइकन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बाल विकास प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है। आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है। क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बनेंगे, और आपको ये जानना जरूरी होगा कि आरटी एक्ट जो 2009 है दोस्तों, उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो प्रति सप्ताह जो है कितने घंटे योजना का कार्य करना होता है। 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, आपके 50 घंटे। तो प्रति प्रति सप्ताह, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें संडे भी आपका, इतवार भी शामिल है, तो 6 दिन आपका विद्यालय लगता है, जिसमें आपको 45 घंटे जो है क्या है, कार्य करने की योजना करना है। तो 45 घंटे यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। जो दोस्तों शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसमें क्या लागू नहीं होता, ये आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। आप लोग भी यहाँ पे तय कर सकते हैं कि 30 में आप लोग फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कितना स्कोर कर पाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु के बच्चे या बच्चे की नियमित उपस्थिति। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 में लागू नहीं होता। क्या नहीं लागू होता, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को ही शिक्षा प्रदान किया जाता है, और निःशक्त बच्चों की शिक्षा प्रदान करना, फ्री में शिक्षा प्रदान करना। लेकिन इसमें एक क्या है, दोष भी है। दोष यह है कि इसमें केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही के बारे में दिया गया है, 14 से 18 तक बच्चों में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका यही लागू नहीं होगा कि 14 से 18 आयु के बच्चे का 2009 में आरटी एक्ट में लागू नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, शिक्षा को लाइक करें, शिक्षा को शेयर करें, शिक्षा को सपोर्ट करें, शिक्षा को सब्सक्राइब करें। और अगला प्रश्न यह है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी लिख रहा है और डी को सी लिखे या पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। मेरे सभी प्यारे भाई एवं बहनों, ध्यानपूर्वक शिक्षक बंधु सुनिएगा कि आप जब कक्षा में आपकी नियुक्ति होती है और आपका बच्चा, आपके विद्यालय का बच्चा, आपकी कक्षा का बच्चा जो है सी को डी लिखता है और डी को सी लिख कर पढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे। वह कौन से रोग से पीड़ित बच्चा होगा। क्या वह मलेरिया से होगा, डिसलेक्सिया से होगा, फाइलेरिया से होगा या टाइफाइड से होगा। मेरे प्यारे में सभी लोग अनुभवी हैं, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, आप ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो आप लोग जानते हैं डिसलेक्सिया होगा। जो भी बच्चे पढ़ने में, लिखे और पढ़ने में समझदार होता है, विकार होता है, वह आपके डिसलेक्सिया में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान या प्रेजेंट टाइम जो भी है, जिसमें आपके निःशक्त बच्चे आते हैं, तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, संकेत शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, समावेशी शिक्षा कहा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आपको पता है एनसीएफ से प्रश्न आता है, और एनसीएफ को आपको जाइएंगे तो आप अगर डेली हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो एनसीएफ को हमने डिटेल के साथ बताया हुआ है, पूरा कंसेप्ट के साथ, जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम जो आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है, 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना,
बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, या बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न लाजवाब है, क्योंकि प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ पे लाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और प्रश्न है दोस्तों, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या होता है? आपने शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे, अगर आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो एनसीटीई का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। ये कई बार आप आ सकता है, आया है आपके टीटी एग्जाम में, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से। इनमें से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अगर हम बच्चों में मानसिक मंदता के संबंधित विशेषताएं पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो आप जानते हैं कि मानसिक मंदता की विशेषता जो होती है, बुद्धिलब्ध का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं में नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ठीक है, अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। नहीं मतलब निगेटिव हो गया। तो निगेटिव वर्ड हमें पहचानना है। तो निगेटिव वर्ड ये दोस्तों कि जो अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना, ये क्या हो जाएगा? ये आपके मानसिक मंदता की विशेषता नहीं कहलाएगी। मानसिक मंदता की विशेषता यह है कि उसकी बुद्धिलब्ध 25 से 70 के मध्य हो, वह मानसिक मंदता की विशेषता है। धीमी गति से सीखता है बच्चा, दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पा रहा है बच्चा, वातावरण के साथ अनुकूलन में बच्चा कठिनाई कर महसूस करता है। तो ये सारी आपके मानसिक मंदता की विशेषताएं हो जाएंगी। और अंतर्व्यक्तित्व संबंध का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो बच्चे निःशक्त बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है, मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो समाकलन अवकलन आपने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में, अगर आप 11th-12th में मैथ्स लिए होंगे, साइंस ग्रुप से होंगे, तो समाकलन और अवकलन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान क्या किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? समावेशी शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लाजवाब प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उसका संकेत नहीं है रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अव्यक्त में नवीनता, जिज्ञासा। तो सभी लोग जानते हैं झगड़ना एक क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे होने का संकेत है उनके रचनात्मक विचार होने चाहिए, उनके अव्यक्त में नवीनता होनी चाहिए, उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे, शिक्षा को लाइक करेंगे, शिक्षा को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों अगला प्रश्न यह है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से है, गणितीय विकार से है, पठन विकार से है, या डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, या व्यवहार संबंधी विकार से होगा? तो मेरे प्यारे मित्र, जो डिसलेक्सिया है यह आपके किससे संबंधित है? तो यह पठन विकार से संबंधित आता है। किससे आता है? डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित आता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मेरे सभी प्यारे मित्रों को एक बार जय हिंद है, वंदे मातरम है। प्रश्न है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मेरे शिक्षक बंधु, आप ये बताइए, जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उनको आप शिक्षा किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे? अन्य समान बालकों के साथ उपलब्ध कराएंगे, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, या विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा? तो शिक्षक बंधु, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा जो उपलब्ध कराएंगे वह किससे कराएंगे? तो पहला ऑप्शन ये हो जाएगा कि अन्य समान बालकों के साथ कराएंगे, जिससे वह क्या है? महसूस न करें, अपने आप को अलग महसूस न करें, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले
को क्या है, अन्य जो समान बालक है उनके एक साथ जो है शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और बाल विकास सीडीपी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, ठीक है, तो आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही उसे अनुप्रेरित यानी कि मोटिवेशन करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप शिक्षक शिक्षिका होने के नाते आप अगर देखते हैं कि आपको एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। जब आपका एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, उसे मोटिवेशन करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न आप लोग भी यहाँ पे बता सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। दोस्तों समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह किसकी विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो विशेषता होती है वह सृजनशील बालकों की होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह दोस्तों विशेष शिक्षा संबंधित है। जो आपकी विशेष शिक्षा होती है वह किससे संबंधित होती है, ठीक है। मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, कम योग, ठीक है, यहाँ पे कब नहीं, यहाँ पे कम योग लिखा हुआ है, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ठीक है, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। असंगठित मतलब घर, ऐसा परिवार जो संगठित ना हो, बिखरा हुआ परिवार हो, बिखरा हुआ घर हो और उस घर से कोई बालक आपके विद्यालय में आता है तो उस बालक का सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव क्या करेगा, वह बालक किस प्रकार का अनुभव में कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो स्वयं पाठ को तैयार करने में कठिनाइयों का अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिका में कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, मेरे दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो भी असंगठित घर से आने वाला जो बालक होता है वह सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव स्वतंत्र अध्ययन में करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखिए। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके बच्चे में से किसी के माता पिता अनपढ़ हैं और वो बच्चा को आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं। आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। तो रोकना क्या है, एक निगेटिव वर्ड है पेडागोजी के लिए, शिक्षा शास्त्र के लिए। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आपको उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करना चाहिए और प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ऐसे आपको बाह्य कारक बताना है मेरे प्यारे मित्रों जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हो। भावना और मनोभाव यानी कि जज्बात जो होते हैं, संस्कृति और प्रशिक्षण हो गया, बालक का दृष्टिकोण हो गया, लक्ष्य और प्रयोजन हो गए। तो दोस्तों वह बाह्य कारक जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है वह बाह्य कारक होता है संस्कृति और प्रशिक्षण हो जाएगा। क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कमजोर वर्ग यानी कि जो वीकर सेक्शन के बालक होते हैं, कमजोर वर्ग या वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य क्या होता है। कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य क्या होता है कि ये कमजोर वर्ग के बालक हैं, ये वीकर सेक्शन के बालक हैं, ये वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है, रीजन क्या होता है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। ऐसे अभिभावकों, देखिए आय से संबंधित शिक्षा का एक निगेटिव वर्ड मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
पेडागोजी बाल विकास में आय, आ गया, पैसा, रुपया, धन, दौलत, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, निगेटिव वर्ड हैं, इनको आप निगेटिव में ले जाना है। तो कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य होता है मेरे प्यारे मित्रों, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, जो पिछले बालक होते हैं कैसे बच्चे होते हैं? जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित हो, या ये सभी। तो पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरे प्यारे मित्र, जो आपके जिनकी सीखने की गति भी धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्ध का स्तर जो है 80 से 90 के पीछे होता है, जिनकी मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित होता है, यानी पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं, ये तीनों प्रकार के बच्चे होते हैं। उपर्युक्त आपका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर। हर प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप में सिलेक्शन सर्वोपरि है मेरे प्यारे मित्रों। तो शिक्षा को एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शिक्षा को सपोर्ट कर देंगे। जिन्होंने मेरे भाई बहन है, शिक्षक बंधु है, गृहिणी है, जिनका सपना है शिक्षक बनना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा को सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि एलेक्सिया क्या है मेरे प्यारे मित्रों? एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, सीखने की लिखने की क्षमता है, या सुनने की क्षमता है? तो एलेक्सिया मेरे मित्रों सभी लोग जानते हैं, एलेक्सिया जो होता है इसे पढ़ने की अक्षमता को बोला जाता है। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? जो एक साइजोइड वर्ग होता है, ये इस वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे स्वस्थ रहे लंबे शरीर वाले बालक आते हैं, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले बच्चे आते हैं, या दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले बच्चे आते हैं, या आपके प्रतिभाशाली बालक आते हैं? तो आपका जो साइजोइड वर्ग होता है मेरे प्यारे मित्रों, इस वर्ग में प्रतिभाशाली बालकों को इस वर्ग में रखा जाता है, साइजोइड वर्ग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं दोस्तों। आपके सिलेबस के अनुसार आपके एग्जाम पैटर्न पर सभी यहाँ पे आपके प्रश्न जो है तय किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, यहाँ पे शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की बात की जाती है। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो मेरे प्यारे मित्र ये सभी बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, बुद्धि बालक भी आते हैं। तो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपराधी बालक जो होते हैं, ठीक है, जो डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अव्वल शब्द क्या होता है? एक पॉजिटिव वर्ड है, तो अपराधी में पॉजिटिव वर्ड नहीं जुड़ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो अपराधी बालक कौन हो सकते हैं? तो अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज द्वारा क्या है नेगेटिव माना जाता है कि ये कार्य नकारात्मक है, असामाजिक कार्य है, जो हमारे समाजों में कार्य अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, सामाजिक का विलोम असामाजिक होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपराधी बालक जो होते हैं वह असामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें ही अपराधी बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न यह है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होती है। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, विकलांग होते हैं, विकार होते हैं बच्चे, उनमें समानता डिस्कैल्कुलिया होती है, डिस्प्लेक्रिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, आपकी डिस्थीमिया होती है। तो डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधी है। तो जिन बच्चों में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। ग्राफ यानी क्या होता है? ग्राफ यानी लिखना।
अगर हम कोई भी मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं तो क्या लिख कर ही बनाएंगे ना कि ये यहाँ जा रहा है, इतना उछल रहा है, ठीक है, इतना सेंसेक्स गया, आज इतना सेंसेक्स गया। तो हमें क्या ग्राफ के द्वारा यहाँ पे समझना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ग्राफ क्या होता है, क्या हो जाएगा, तो ये शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, अगर शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, विकार हैं उनके पास डिस्ग्राफिया का, तो वो बच्चे क्या होंगे, डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। लिखने संबंधी आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह नहीं पाते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वे कैसे होते हैं, वह अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, वह स्वयं निर्णय लेने में स्वयं पर विश्वास करते हैं। और आत्मनिर्भर होना यानी कि किसी के बल और दिमाग का प्रयोग न करना, स्वयं और बल और स्वयं का आईक्यू, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का दिमाग प्रयोग करना। एक बच्चा जो है किससे ग्रस्त होगा, जब वह SAW को वाज पढ़ रहा हो, ठीक है, शाह को वाज पढ़ रहा हो और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा हो, और न्यूक्लियर और अनक्लियर में आपका अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है, तो वह बच्चा शब्द जब लिंग विकास होगा या डिसलेक्सिया में आएगा, डिस्ग्राफिया होगा या डिसलेक्सिया होगा। तो सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया होगा, क्योंकि पढ़ने संबंधी जो विकार होता है वह क्षमता आपकी डिसलेक्सिया कहलाती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। आप लोग देखते हैं, आप लोग सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है। जय हिंद दोस्तों। 2-3 प्रश्न और बचे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। आप ना दम दिखा दीजिए, शिक्षा का दम दिखा दीजिए, क्योंकि पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। आप एक अध्यापिका हैं, आप एक शिक्षिका हैं, आपके कक्षा में बच्चे कुछ शारीरिक विकलांगता से हैं, तो उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय के साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। यह आप कहेंगे कि शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या आप यह कहेंगे कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करता। तो आप एक शिक्षिका हैं और आपके बच्चे क्या हैं भैया, विकलांग वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे विकलांग हैं। तो आपके लिए जो सबसे कहना उचित होगा वह यह होगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से तो कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि, खेल, कुछ सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो कक्षा में ही कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या कर सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। शिक्षक के बिना अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करेंगे, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, स्क्रीन पर है कि किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरण अभिप्रेरणा के कारण या बी व सी के संयोजन के कारण। तो दोस्तों डी ऑप्शन जाएगा राइट आंसर कि आपका आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। इन दोनों के संयोजन के कारण, आनुवंशिक रचना और वातावरण अभिप्रेरणा के संयोजन के कारण ही प्रतिभाशीलता होती है। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑप्शन बी और सी का संयोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। तो आप देखते हैं कि बच्चे में सीखने सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्कर्ष रूप में सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो बच्चे में सीखने सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा।
तो वह यह होगा कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास, ये प्रैक्टिस सेट कैसी लगी हो, ये शिक्षा शिक्षा की वीडियो कैसे लगा हो, ये शिक्षा का चैनल है, ये कैसा है आप लोगों को, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शिक्षा को सपोर्ट करें, शिक्षा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपका जो सपना है शिक्षक बनने का वो साकार होगा। माँ सरस्वती से अभिवंदना है, प्रार्थना है, माँ बीणा वादिनी से प्रार्थना है कि आप लोगों को सपना ज़रूर पूरा होगा। जरूर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।